जब फैंग जियाओनुआन को पता चला कि उसके माता पिता अपनी बेटियों को महिमा के लिए बेच रहे हैं, तो वो जल्दी से घर चली गई। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसने दरवाजे के पास उपहारों का ढेर देखा। वो वहीं खड़ी रही। उसने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे और जोर से चिल्लाई, पिताजी, माँ, बाहर आओ और समझाओ कि यह क्या है। उसकी आवाज सुनकर फैंग जियानुआन की माँ वहां आई और उसने फैंग जियानुआन के लाल गालों पर हाथ फेरा। अपने आप को देखो, तुम बहुत जल्दी में हो, आप बिल्कुल भी महिला जैसी नहीं दिखती। अगर मैं महिलाओं जैसी नहीं दिखती तो आपने अब तक मुझे बेच दिया होता। महिला जैसी दिखने से भी मुझ पर कोई एहसान नहीं होता। फैंग शियानुआन ने बड़बड़ाते हुए उन उपहारों को लात मार दी जो उसके रास्ते में थे। फिर वो गुस्से में मिसेज फैंग के पीछे पीछे लिविंग रूम में चली गई और मिस्टर के पास बैठ गई। फैंग थोड़ी दूर बैठ गया और चुपचाप चाय पीने लगा। उनका हमेशा की तरह प्रसन्न चेहरा चिंता से भरा था। यहाँ तक कि फैंग जियाओनुआन की सौम्य और उदार माँ के चेहरे पर भी चिंता थी। फैंग जियाओनुआन ने अपनी आंखें घुमाईं। उसने अभी अभी अपने द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षाएं समाप्त की थीं। इससे पहले कि वो अपनी छुट्टियों की योजना बना पाती, उसने सुना कि कोई उसके घर शादी के लिए हाथ मांगने आया है। उसके माता पिता ने सगाई के उपहार भी स्वीकार कर लिए थे। फैंग जियाओनुआन ने विवरण नहीं पूछा और बस जल्दी से घर चला गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्थिति वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कैसे देखती थी, उसके माता पिता उसे धन के लिए बेच नहीं रहे थे। पिताजी, माँ, वो चीजें। फैंग जियाओनुआन ने दरवाजे पर उपहार के पहाड़ पर अपनी ठुड्डी उठाई और पूछा, उन्हें किसने भेजा? मिस्टर फैंग ने उसकी ओर देखा, चाय का कप नीचे रखा और आह भरी। जी परिवार। कौन? किसका परिवार? फैंग जियाओनुआन स्तब्ध रह गया। वो हैरान भाव के साथ सोफे पर बैठ गई, हिलने डुलने में असमर्थ हो गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके माता पिता इतने चिंतित थे। फैंग परिवार निश्चित रूप से जी परिवार को नाराज नहीं कर सका। जिंग सिटी में जी परिवार एक राक्षस था जो एक ही झटके में देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। आज एक व्यक्ति जिसने खुद को जी परिवार का बटलर बताया, उपहार लेकर हमारे घर आया। उन्होंने कहा कि उनके मालिक को लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त साथी हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार शादी में शामिल हों। उन्होंने कल के लिए दोपहर के भोजन का समय भी तय कर लिया। तुम्हारे पिता और मैं मना करना चाहते थे, लेकिन उनका व्यवहार विनम्र और समझौताहीन था। उन्होंने मामले को निपटाने पर जोर दिया, हमें मना करने का मौका भी नहीं मिला। मदर फैंग ने फैंग जियाओनुआन का हाथ पकड़ रखा था, उसका अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ चेहरा चिंता से भरा था। जियानुआन, मुझे बताओ, तुम जी परिवार से क्यों परिचित हो? बूढ़े मास्टर जी कैसे? बूढ़े मास्टर जी की कोई बात नहीं। फैंग जियाओनुआन हाल ही में इतनी व्यस्त थी कि वो शायद ही किसी पुरुष से मिली थी। माँ, मेरा जी परिवार से कोई रिश्ता नहीं है और मैं बूढ़े मास्टर जी को नहीं जानता। जैसा कि उसने सोचा था, फैंग जियाओनुआन ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली। जहां तक जी परिवार क्या चाहता है, हम उनसे कल ही पूछ सकते हैं। किसी भी स्थिति में जी परिवार के प्रभाव से उन्हें न चाहते हुए भी रात्रि भोज में शामिल होना पड़ा। श्रीमान फैंग और श्रीमती फैंग ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें बेकाबू चिंता से भर गईं। अगले दिन फैंग शियानुआन और उसके माता पिता वादे के अनुसार रेस्तरां पहुंचे। हालांकि फैंग जियाओनुआन का मूल रूप से गोरा और कोमल छोटा चेहरा अब लाल निशान और दाग धब्बों से ढका हुआ था। जब वो मुस्कुराई तो कोई देख सकता था कि उसके सामने के 2 दांत गायब थे। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें 800 वर्षों से धोया न गया हो। जब श्रीमती फैंग ने उसे देखा तो वो चौंक गई और इसमें कोई संदेह नहीं कि बूढ़े मास्टर जी की प्रतिक्रिया इससे भी बुरी होगी। श्री फैंग ने फैंग जियाओनुआन को आगे बढ़ाया और उसे बूढ़े मास्टर जी से मिलवाया। बूढ़े मास्टर जी, यह मेरी बेटी फैंग जियाओनुआन है। बूढ़े मास्टर जी के बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने अपनी अभिव्यक्ति में थोड़ा संदेह के साथ फैंग जियाओनुआन को देखा। ये क्या फैंग परिवार में कोई अन्य लड़कियां हैं जो वयस्क हैं? श्री फैंग धीरे से खांसे और अपना सिर हिलाया। नहीं, जियानुआन हमारे परिवार में इकलौती बेटी है। बूढ़े मास्टर जी ने भौहें सिकोड़ ली, अपना चश्मा पहना और फैंग जियाओनुआन की तस्वीर की तुलना अपने सामने वाली लड़की से की। फोटो में फैंग जियाओनुआन की विशेषताएं नाजुक थीं और जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें उज्ज्वल और प्यारी थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना सख्त दिखता था, उसके सामने ये गंदी लड़की फोटो में दिख रही लड़की जैसी नहीं थी। फैंग जियाओनुआन अनुमान लगा सकता था कि बूढ़े मास्टर जी क्या सोच रहे थे। उसने जानबूझकर अपनी उंगली से अपनी नाक को रेदी। उसने अविवेकी और असभ्य होने का नाटक किया। इतने करीब से देखने की कोई जरूरत नहीं है। फोटो में जो व्यक्ति है वो मैं हूं। आधुनिक तकनीक को समझने के लिए आप बहुत बूढ़े हो गए हैं।
फोटो संपादन अनुप्रयोगों में अब सौंदर्य फिल्टर हैं जो लोगों को सुंदर दिखा सकते हैं। बूढ़े मास्टर जी एक क्षण के लिए झिझके। यदि वो इस लड़की को अपने दूसरे बेटे जी लिंगचेन के साथ स्थापित कर दे तो उसका दूसरा बेटा अपने पिता पुत्र के रिश्ते को तोड़ देगा, है ना? फैंग जियाओनुआन ने बूढ़े मास्टर जी की अभिव्यक्ति देखी और तुरंत महसूस किया कि यह काम कर सकता है। हालांकि वो नहीं जानती थी कि जी परिवार उस पर इतना मोहित क्यों हो गया था। एक अमीर और प्रभावशाली परिवार संभवतः एक असभ्य और बदसूरत महिला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था, है ना? श्री फैंग ने बोलने का अवसर लिया। मुझे क्षमा करें, बूढ़े मास्टर जी। हमने अपने प्रिय जियानुआन को बिगाड़ दिया है। हमारा उसे बिगाड़ना अपरिहार्य था। मैं आपके द्वारा कल भेजे गए उपहारों को बाद में जी निवास पर वापस करने के लिए किसी को बुलाऊंगा। आपने पहले जिस विवाह का उल्लेख किया है वो है, ये ठीक है। मुझे ये जियानुआन लड़की पसंद है। बूढ़े मास्टर जी ने फोटो नीचे रख दी। उसकी नजर पैनी और भेदक थी। फैंग जियानुआन का दिल पसीज गया। उसे लगा कि बूढ़े मास्टर जी ने उसके हास्यास्पद भेष को ठीक से देख लिया है। वो शांत हो गई और बोलने ही वाली थी कि बूढ़े मास्टर जी ने कहा, मुझे जियानुआन से अकेले में कुछ कहना है। देखो, श्रीमान और श्रीमती फैंग झिझकी। फैंग जियानुआन ने चुपके से श्रीमती फैंग की बांह खींची। तभी श्रीमती फैंग ने कहा, जरूर, मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। पतिदेव, चलो टहलने चलते हैं। मिस्टर फैंग और मिसेज फैंग के चले जाने के बाद फैंग जियानुआन ने एक कुर्सी खींची और बैठ गए। उसका व्यवहार असभ्य और अविवेकपूर्ण लग रहा था, लेकिन ये कष्टप्रद नहीं था। कोई अपनी शक्ल तो छिपा सकता है, लेकिन अपनी आंखें नहीं छिपा सकता। बूढ़े मास्टर जी ने कुछ देर तक फैंग जियानुआन की आकर्षक आंखों को देखा। छोटी लड़की, क्या तुम जी परिवार में शादी नहीं करना चाहती? क्या आप जानते हैं, जी परिवार के प्रतिनिधियों को आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि राजधानी में हर कोई जी परिवार की स्थिति से अवगत है। फैंग जियानुआन की पीठ कड़ी थी। मुझे इधर उधर घूमना पसंद नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्यों पसंद करते हैं। मैं वास्तव में जी परिवार में शादी नहीं करना चाहता। यदि आप मुझे लुभाने के लिए धन और शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा कि मैं शादी नहीं करूंगा। यदि आप मुझे धमकाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। बूढ़े मास्टर जी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और दिलचस्पी से उसके अगले शब्दों का इंतजार करने लगे। फैंग जियानुआन मेज पर रखे कप के साथ खेलते हुए मुस्कुराए। अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूं तो चाहे आप मुझे धमकाने के लिए कितनी भी ताकत का इस्तेमाल करें, यह व्यर्थ है। कोई भी मुझे वो काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो मैं नहीं करना चाहता। यदि मुझे अनुपालन के लिए बाध्य किया गया तो मैं आपके परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा भी काट सकता हूं। हालांकि मेरे माता पिता हैं, मैं उस संपत्ति को, जिसके लिए उन्होंने अपने अधिकांश जीवन में इतनी मेहनत की है, केवल एक क्षण के आवेग के कारण गायब नहीं होने दे सकता। मैं ये भी नहीं चाहता कि इस उम्र में मेरी वजह से वे भटकती जिंदगी जिएं। इसलिए यदि आप मुझे चुनने का निर्णय लेते हैं तो मैं आपका विरोध नहीं कर सकता। मैं केवल शादी करने के लिए सहमत हो सकता हूं। तुम एक समझदार छोटी लड़की हो। बूढ़े मास्टर जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। मुझे लगता है कि 16 जुलाई एक अच्छी तारीख है। आइए इस दिन शादी की तारीख तय करें। वह जानता था कि फैंग जियानुआन जी परिवार में शादी नहीं करना चाहता था। हालांकि मास्टर ने कहा कि उनके दूसरे बेटे जी लिंगचेन की शादी फैंग जियानुआन से होनी तय थी। अपने बेटे की खातिर और क्योंकि वो पहले से ही इतना बूढ़ा था, वो केवल बेशर्मी से छोटी लड़की को धमकी दे सकता था। चीजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फैंग जियानुआन ने उम्मीद की थी। यदि वो बूढ़े मास्टर जी को मनाने में सफल हो जाती तो भयभीत जी परिवार अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रह पाता। उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली और अपना चेहरा पोंछ लिया। ठीक है, मैं शादी कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बूढ़े मास्टर जी ने कहा, मुझे बताओ। फैंग जियानुआन ने कहा, ब्लाइंड डेट की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार माता पिता के अलावा पति और पत्नी को भी उपस्थित होना चाहिए। हालांकि आपका बेटा नहीं आया, जिसका मतलब है कि वो इस शादी से संतुष्ट नहीं है। जी परिवार के आंतरिक मामलों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, नहीं मुझे पिता और पुत्र के बीच तनावपूर्ण रिश्ते की परवाह है। मैं बस थोड़ा सा बदकिस्मत हूं कि मुझे आपकी लड़ाई में मजबूर होना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे माता पिता और मेरे परिवार की कंपनी की सुरक्षा की गारंटी लें। बूढ़े मास्टर जी। वो नहीं चाहती थी कि जी परिवार की असहमति से उसे अतिरिक्त क्षति हो। इस शर्त को पूरा करना कठिन नहीं था। बूढ़े मास्टर जी ने सिर हिलाया। ठीक है, आपको मेरी बात मान ली गई है। मिस्टर फैंग और मिसेज फैंग के वापस आने के बाद उन्होंने सुना कि फैंग जियानुआन की शादी की तारीख तय हो गई है। उनके जबड़े झुक गए। फैंग जियानुआन उन्हें देखकर मुस्कुराए। पापा, माँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं भविष्य में शादी नहीं कर पाऊंगी।
जी कॉर्पोरेशन के सीईओ कार्यालय में डेस्क के पीछे काम करने वाले व्यक्ति का चेहरा ठंडा, सुंदर था। उसकी निगाहें तेज थीं और उसकी भौहें सूक्ष्म रूप से खतरनाक थीं। उसकी नाक का पुल ऊंचा था और उसके पतले होंठ स्पष्ट थे। वह अप्राप्य था। जब बूढ़े मास्टर जी ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर आए, तो उस आदमी ने काम जारी रखने से पहले केवल उन पर एक ठंडी नजर डाली। बूढ़े मास्टर जी को कोई आपत्ति नहीं थी। वो सोफे पर बैठ गया और घोषणा की, आपकी शादी की तारीख 16 जुलाई तय हो गई है। उस दिन के लिए अपना शेड्यूल पहले ही साफ कर लें। जी लिंगचेन एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बीच में रुक गए। उसने सिर उठाकर अपने पिता की ओर देखा, जो सोफे पर बैठे थे। बूढ़े मास्टर जी ने चाय का प्याला उठाया और अपने होठों के पास ले आए। उसने धीरे से चाय की सतह पर फूंक मारी। इतने सालों तक शादी न करने की आपकी जिद को मैं समझता हूँ, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोचो। वो तुम्हें स्वर्ग में अविवाहित और अकेले नहीं देखना चाहेगी। वह रुका, फिर उसने जारी रखा, महिला फैंग परिवार से है। उसका नाम फैंग जियाओनुआन है। वो काफी दिलचस्प लड़की है। वो इस वर्ष केवल 20 वर्ष की है, द्वितीय वर्ष की छात्रा। केवल 20? उसे जीवेन को दे दो। वो सिर्फ उसकी चाय का प्याला है। जी लिंगचेन ने व्यंग्य किया और बिना सोचे समझे बोल दिया। 20 स्टड। बूढ़े मास्टर जी ने झटके से चाय का प्याला नीचे रख दिया। यह आपकी भावी पत्नी है, आप उसे अपने भतीजे को कैसे दे सकते हैं? यदि उनका यहाँ कोई व्यवसाय नहीं होता, तो बूढ़े मास्टर जी लिंगचेन को देखना नहीं चाहते। उनका दूसरा पुत्र अत्यंत विद्रोही था। वो हमेशा उसे ललकारता रहता था। उससे निपटना सिरदर्द था। जी लिंगचेन ने कहा, यदि आप उसे जी वेन को नहीं देते हैं, तो जिसने भी फैसला किया है कि उसे हमारे परिवार में शामिल होना चाहिए, उसे उससे शादी करनी चाहिए। चिंता मत करो, मुझे ऐसी सौतेली माँ से कोई आपत्ति नहीं है जो मुझसे छोटी हो। जी लिंगचेन, बूढ़े मास्टर जी इतने गुस्से में थे कि उन्हें लाल दिखाई दे गया। इस बार यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है। सगाई के उपहार दे दिए गए हैं और शादी की तारीख तय कर दी गई है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हें इस बार शादी करनी होगी। जी लिंगचेन की नजर तेज थी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, असंभव। बूढ़े मास्टर जी की छाती ऊपर नीचे हो गई। जैसे ही उसने जी लिंगचेन की ओर देखा, जो शादी के प्रति इतना प्रतिरोधी था, उसने अपना अंतिम तुरुप का पत्ता फेंक दिया। तुम शादी कर लो और मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जी लिंगचेन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बूढ़े मास्टर जी की ओर देखा। तुमने ढूंढ लिया? बूढ़े मास्टर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी छड़ी का सहारा लिया और उसे फिर से याद दिलाने के लिए खड़ा हो गया। शादी की तारीख 16 जुलाई है, उचित तैयारी करें। समय उड़ गया। पलक झपकते ही ये शादी का दिन था। ऐसा कहा गया था कि फैंग शियानुआन की शादी की पोशाक एक प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा डिजाइन की गई थी, जिसे किराए पर लेने के लिए जी परिवार ने बहुत पैसा खर्च किया था। एक शादी की पोशाक जिसकी कीमत करोड़ों में थी, स्पष्ट रूप से फैंग परिवार के प्रति सम्मान का प्रतीक थी। हालांकि फैंग जियानुआन इतनी महंगी शादी की पोशाक पहनकर विशेष रूप से खुश नहीं थे। उसने खुद को आईने में देखा। वो युवा और कोमल दिख रही थी। उसके गालों पर अभी भी शिशु की चर्बी थी। उसका गोरा चेहरा कोमल और मुलायम था। जब उन्होंने शादी का जोड़ा पहना तो वो और भी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। श्रीमती फैंग ने घर में प्रवेश किया और मेकअप आर्टिस्ट को बर्खास्त कर दिया। जल्द ही घर में केवल माँ और बेटी ही बचे थे। श्रीमती फैंग ने अपनी पोशाक के किनारे को सीधा करने में मदद की। अपनी दुबली पतली और सुंदर बेटी को देखकर उसने आह भरी। जियानुआन, तुम्हें इस शादी के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। जी परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमें स्वीकार नहीं करना है। हमें रहने के लिए दूसरी जगह मिल सकती है। फैंग जियानुआन मुस्कुराया और श्रीमती फैंग की बाह पकड़ ली। मैं नहीं चाहता। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हम राजधानी क्यों छोड़ेंगे? इसके अलावा माँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पीड़ित हूँ? अगर जी परिवार ने शादी का प्रस्ताव रखा है, तो मैं स्वीकार करने का साहस करता हूँ। यदि वे मुझे धमकाना चाहते हैं, तो उनके परिवार में असहमति उनका अपना काम होगा। फैंग शियानुआन को उग्र और निर्भीक माना जाता था। किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। भले ही उसने ऐसा कहा, श्रीमती फैंग अभी भी चिंतित थी। जियानुआन, बूढ़े मास्टर जी ने उस दिन आपसे वास्तव में क्या कहा था? वह अपनी बेटी को अच्छे से समझती थी। यदि उसे एक कोने में जबरदस्ती न रखा गया होता, तो वह कभी हार नहीं मानती। फैंग जियानुआन ने अपनी मां के चिंतित चेहरे को देखा और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने का नाटक किया। मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर कोई दबाव होता तो वो अकेले ही इसे सहन कर सकती थी। उसकी मां को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस बीच जी परिवार के पुराने निवास के अध्ययन में बूढ़े मास्टर जी ने एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव और दस्तावेजों का ढेर निकाला। यहाँ वो सारी जानकारी है जो आप चाहते हैं। जी लिंगचेन इसे लेने के लिए पहुंचने ही वाले थे
लेकिन बूढ़े मास्टर जी ने उन्हें रोक दिया। शादी के बाद आकर मुझसे ले लेना। जी लिंगचेन के एडम का सेब लड़खड़ा गया और जब वो जाने के लिए उठा तो उसने ठंडी खर्राटे भरी। शादी में सभी मेहमान एकत्र थे और मीडिया और पापराजी को बाहर रखा गया था। इसमें भाग लेने वाले सभी लोग राजधानी शहर के प्रमुख व्यक्ति थे। जी लिंगचेन राजधानी शहर में सबसे लोकप्रिय स्नातक थे। उनकी शादी की खबर ने कई सोशलाइट्स का दिल तोड़ दिया था। फैंग परिवार, जिसे राजधानी शहर में प्रसिद्ध नहीं माना जाता था, शादी के कारण एक पल में अमीर बन गया था। समारोह के दौरान फैंग शियानुआन ने अपनी शादी की पोशाक उठाए और ऊंची एड़ी पहनी, जिसकी उसे आदत नहीं थी। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे मिस्टर फैंग की ओर बढ़ी। जब उसने मिस्टर फैंग की थोड़ी लाल आंखें देखी तो फैंग जियानुआन ने उसके दिल में कड़वाहट को जबरदस्ती दबा दिया। जैसे ही वो करीब आए, कमरे की सारी लाइटें उस पर और मिस्टर फैंग पर गिर गईं। फैंग शियानुआन ने अपने पिता की बाह पकड़ ली और पंखुड़ियों से भरे रास्ते पर चली गई। ज्यादा दूर नहीं, एक लंबा और पतला आदमी चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। ये फैंग जियानुआन की अपने होने वाले पति जी लिंगचेन से पहली मुलाकात थी। फैंग जियानुआन जी लिंगचेन नाम से अपरिचित नहीं थे। वो 28 साल का था, उसका करियर सफल था और वो सुंदर था। वो राजधानी शहर के बेताज बादशाह जी कॉरपोरेशन के सीईओ थे। उन्होंने राजधानी शहर के साथ साथ देश की कई आर्थिक आधारशिलाओं को भी नियंत्रित किया। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिससे अनगिनत लोग डरते थे, लेकिन अब वो उसका दूल्हा बन गया था। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, फैंग जियानुआन जी लिंगचेन की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझ सका। वो वास्तव में उतना ही सुंदर था जैसा कि सभी ने कहा था, लेकिन उसके पतले होंठ कसकर बंद थे और उसकी गहरी आंखों में एक अज्ञात प्रतिरोध छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि चीजें बिल्कुल वैसी ही हो रही थी जैसी फैंग जियानुआन ने भविष्यवाणी की थी। ये शख्स भी इस शादी का विरोध कर रहा था। जैसे ही उसने ये सोचा, फैंग जियानुआन के लाल होंठ मुड़ गए। ये बहुत बढ़िया था। श्री फैंग ने अनिच्छा से फैंग जियानुआन का हाथ जी लिंगचेन को दे दिया। फैंग जियानुआन की उंगलियां ठंडी थीं और जी लिंगचेन की हथेली गर्म थी। जैसे ही उन्होंने छुआ, फैंग जियानुआन ने स्पष्ट रूप से अपना हाथ हटाना चाहा। जी लिंगचेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने झट से अपनी हथेली बंद कर ली और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। फैंग जियानुआन हैरान रह गया। उसने अपना सिर उठाया और जी लिंगचेन की तीखी निगाहों से मिली। वो रुकी और मन ही मन हंसी। क्या तुम्हें डर है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? जी लिंगचेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब वो फैंग जियानुआन को उसका घूंघट सीधा करने में मदद कर रहा था, तो उसने धमकी दी, अपने शब्द से पीछे हट जाओ। क्या फैंग परिवार आपके अपने शब्दों से मुकरने की कीमत सहन कर सकता है? पिता की तरह बेटे की तरह धमकी देने के उनके तरीके बिल्कुल एक जैसे थे। फैंग जियानुआन ने जी लिंगचेन को मजाकिया नजर से देखा। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से विवाह करने का इच्छुक नहीं लग रहा था। यदि वो अभी अपनी बात से मुकर गई, तो क्या यह वही नहीं होगा जो वह चाहता था? क्यों? फैंग जियानुआन गहरी सोच में थी, लेकिन उसकी नजर जी लिंगचेन के चेहरे से नहीं हटी। बाकी सभी को वे बस दो नवविवाहितों की तरह लग रहे थे जो एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, एक पल के लिए भी अलग होने को तैयार नहीं थे। जब शुभ समय नजदीक आ रहा था तो पुजारी के पास उन्हें टोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या आप, फैंग शियानुआन, श्री जी लिंगचेन को अपना पति मानते हैं? बीमारी में और स्वास्थ्य में, गरीबी में और अमीरी में, उनसे प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और वफादार रहते हैं, अपने दिनों के अंत तक उसके पास रहो? फैंग जियानुआन अपने होश में वापस आई और पुजारी का सामना किया। मैं करता हूँ। शायद उसकी आवाज बहुत सख्त थी, लेकिन जी लिंगचेन उसकी ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वो उसकी कल्पना से भी छोटी थी। उसके गोरे और कोमल चेहरे पर अभी भी बेबी फैट था और वो सुंदर दिख रही थी। वो उसके बहुत करीब था, इतना करीब कि वो उसकी दूधिया खुशबू को सूंघ सकता था। यदि परिस्थितियां अनुमति देती, तो जी लिंगचेन ने अपने मंदिरों की मालिश की होती। उसके पिता ने उसके लिए जो पत्नी चुनी थी वो बहुत छोटी थी। वे 8 साल अलग थे। वो वास्तव में मई दिसंबर रोमांस में था। पुजारी द्वारा फैंग शियानुआन से उसकी मन्नतें पूरी करने के बाद उसने जी लिंगचेन से भी वही बात पूछी। जब उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं करता हूं, तो उसकी आवाज गहरी और सुखद थी। लेकिन जब फैंग जियानुआन ने इसे सुना, तो वो अपनी आंखें घुमाना चाहती थी। कैसा पाखंडी है। जब अंगूठियों के आदान प्रदान की बात आई, तो जी लिंगचेन ने अंततः फैंग जियानुआन का हाथ छोड़ दिया। उसने अंगूठी ली और फैंग जियानुआन की उंगली पर रख दी। उसने पाया कि उसके हाथ का पिछला हिस्सा पूरी तरह से लाल था और वह अपनी उंगलियों के निशान को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। जी लिंगचेन ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल हल्के से उसका हाथ हिलाया। इतना स्पष्ट निशान कैसे हो सकता है?
क्या यह महिला चीनी मिट्टी से बनी थी? क्या उसके छूने पर वो टूट जाएगी? फैंग जियाओनुआन ने भी अपने हाथ पर लाल धब्बा देखा। उसने हल्के से खर्राटा लिया। जब जी लिंगचेन की उंगली पर अंगूठी डालने की उसकी बारी आई तो उसने जानबूझकर उसकी अनामिका पर अंगूठी डालने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया। उनकी उंगलियों में दर्द के कारण जी लिंगचेन ने अवचेतन रूप से फैंग जियाओनुआन की ओर देखा। ऐसा लगता था कि उसकी नई पत्नी की न केवल कोमल त्वचा थी और उसका स्वभाव बुरा था, बल्कि वो बहुत प्रतिशोधी भी थी। फैंग जियानुआन ने जी लिंगचेन की नजर पर ध्यान दिया और वो निडर होकर पीछे देखने लगी। शादी के बाद फैंग शियानुआन को सीधे जी परिवार की पुरानी हवेली में ले जाया गया। नौकर उसे दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गए और चले गए। फैंग जियानुआन ने रास्ते में आने वाली शादी की पोशाक को मुट्ठी में पकड़ लिया और सोफे पर बैठ गया। वो थकान शिष्टाचार से थक गई थी। किसी ने उसे ये क्यों नहीं बताया कि शादी करना इतनी झंझट वाली बात है। जब जी लिंगचेन ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि सोफे पर बर्फ सफेद शादी की पोशाक की परतें जमा हुई थीं। फैंग जियाओनुआन शादी की पोशाक की परतों में बैठे थे। जब वह अपनी पिंडली की मालिश कर रही थी तो उसका छोटा चेहरा सिकुड़ गया था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज सुनकर फैंग जियाओनुआन ने अपने पैर फैलाए और अपनी ठुड्डी को उसके सामने सोफे पर उठाया। बैठो, बात करते हैं। जी लिंगचेन कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने फैंग जियाओनुआन को अपना हाथ हिलाते हुए देखा। भूल जाओ, तुम न बैठो तो कोई बात नहीं, मैं बस आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। आप अपने बूढ़े व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानते हैं। हमारे फैंग परिवार की ताकत आपके परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शादी ही एकमात्र विकल्प है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम मुझे पसंद नहीं करते। हम इस सतही विवाह को बिना किसी समस्या के बनाए रख सकते हैं। आप अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। मुझे परवाह नहीं होगी। जी लिंगचेन ने व्यंग्य किया। पाने के लिए कड़ी कोशिश कर रहा? क्या आपको लगता है कि आप इस तरह मेरी दिलचस्पी हासिल कर सकते हैं? अपने परिवार की सुरक्षा, ये काफी बहाना है। यदि आपके परिवार ने मेरे परिवार के नाम पर 20 से अधिक आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं किए होते तो शायद मैं आप पर विश्वास भी कर सकता था। 20 से अधिक आदेशों पर? फैंग जियाओनुआन आश्चर्यचकित था। उसने अपनी आंखें घुमा ली। मुझे तुमसे शादी करने के बाद पैसे कमाने की उम्मीद नहीं थी। यह एक सुखद आश्चर्य है। उसने कंधे उचकाए। तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक कुंवारी हूं और अपनी लापरवाह जिंदगी छोड़कर भेड़ियों की मांद यानी आपके परिवार में शादी कर रही हूं। तो क्या होगा यदि मेरे परिवार की कंपनी अधिक पैसा कमाती है? फिर मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। जी लिंगचेन को फैंग जियाओनुआन के बारे में एक नई समझ थी। उनकी नई पत्नी के रूप में उनकी जुबान तीखी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके लंबे शरीर से जुल्म का एहसास हो रहा था। मिस फैंग, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिलाऊंगा, मेरे बारे में कोई गलत विचार मत रखना, अन्यथा कीमत आपके सहन करने के लिए बहुत अधिक होगी। फैंग जियाओनुआन जोर से हंसने लगी। उसकी स्पष्ट हंसी विंड चाइम की तरह मधुर थी। श्री जी, क्या आप बहुत आत्ममुग्ध नहीं हो रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मन में तुम्हारे बारे में गलत विचार है? ये कैसा मजाक है? मैं जवान और खूबसूरत हूँ। मैं एक बूढ़े आदमी के बारे में गलत विचार क्यों रखूंगा जो मुझसे 8 साल बड़ा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि छोटे लड़के मुझ में रुचि नहीं रखते? अपनी उम्र के कारण तिरस्कृत होने के बाद जी लिंगचेन की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने उसे याद दिलाया, मिस फैंग, जब आप जी परिवार में शादी करती हैं तो आपको जी परिवार के नियमों का पालन करना होगा। आपका प्रत्येक शब्द और कार्य जी परिवार की छवि का प्रतिनिधित्व करता है। मैं ऐसा कोई शब्द नहीं सुनना चाहता जो जी परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दे। फैंग शियानुआन ने अपना हाथ लहराया। आप वास्तव में इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपकी उम्र कितनी है? चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे पास बकवास करने आए हो तो जा सकते हो। उसने नहीं सोचा था कि जी लिंगचेन उसके साथ एक ही कमरे में सोने को तैयार होगी। जी लिंगचेन का दम घुट गया। वो सचमुच यहाँ एक इरादे से आया था। वो फैंग जियाओनुआन को ये दिखाने के लिए नए घर में आया था कि वो एक खतरा था। वो उसे कुछ चीजों के बारे में सोचना बंद करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि फैंग जियाओनुआन अंत में उसका तिरस्कार करेगा? जब जी लिंगचेन ने घर छोड़ा तो वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। अध्ययन के लिए जाते समय उसकी मुलाकात परिवार के नौकर से हुई। बटलर ने उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर, क्या आपको इस समय नए घर में नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ क्यों हो? जी लिंगचेन ने कहा, मैं यहाँ दादाजी से मिलने आया हूँ। अध्ययन में बूढ़े मास्टर जी ने मेज पर रखे दस्तावेजों और यूएसबी फ्लैश ड्राइव की ओर इशारा किया और जी लिंगचेन से कहा, आप जो चाहे ले सकते हैं। तार्किक रूप से कहें तो जी लिंगचेन को तब चले जाना चाहिए था जब उन्हें वो मिल गया जो वे चाहते थे।
हालांकि वो अचानक रुका और बोला, पिताजी, क्या आपको लगता है कि जबरन शादी से खुशी मिलेगी? बूढ़े मास्टर जी ठिठक गए। वो कुर्सी पर वापस बैठ गया और जी लिंगचेन की स्थिर और उग्र अभिव्यक्ति को देखा। मेरा विश्वास करो, वो तुम्हारी पत्नी बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। जी लिंगचेन मजाक में हंसे। मुझे ऐसी ही आशा है। फैंग जियाओनुआन ने अभी अभी अपनी भारी शादी की पोशाक पहनी थी। इससे पहले कि उसे धोने का मौका मिलता, उसने नीचे एक बहस सुनी। उसने इसके बारे में सोचा और बाहर जाकर देखने का फैसला किया क्योंकि उसने जी लिंगचेन की घटिया आवाज सुनी थी। युवा मास्टर, आज रात आपकी शादी की रात है। तुम्हें युवा मैडम के साथ रहना चाहिए। अपनी शादी की रात को छोड़ना नवविवाहितों के लिए दुर्भाग्य है। बटलर ने नौकर से सुना था कि जी लिंगचेन बाहर जा रहा था, इसलिए उसने उसे मना करने के लिए जल्दी की। संयोग से जी लिंगचेन के सबसे बड़े भाई जी कांगड़े भी बाहर जा रहे थे। उसने बटलर की बात मानी और उसे भी मना लिया। लिंगचेन, तुम लगभग 30 वर्ष की हो। क्या आप बचकाने नहीं हो सकते? जियानुआन वो पत्नी है जिससे आपने अभी अभी शादी की है। आपको उसके लिए जिम्मेदार होना होगा। यदि तुम आज रात लापरवाही से चले जाओगे तो वो कल अपना सिर कैसे उठा पाएगी? भैया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह शादी कैसे हुई। मैंने आपकी बात मानी और शादी कर ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दुल्हन के कमरे में प्रवेश करूंगा। एक तरफ हटो, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। जी लिंगचेन निकलने ही वाले थे, लेकिन जी कांगड़े ने एक बार फिर उनका रास्ता रोक दिया। लिंगचेन, जियानुआन आपको दूसरी मंजिल से देख रहा है। ये सुनते ही जी लिंगचेन ने अपना सिर उठाया। उसने फैंग जियानुआन को मुस्कुराते हुए और अपने गुलाबी पजामे में उसे लहराते हुए देखा। उसने मुंह से कहा, अलविदा। जी लिंगचेन अवाक थे। जी लिंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा, देखना, फैंग जियानुआन को स्वयं मेरे जाने से कोई आपत्ति नहीं है। बड़े भाई, दूसरे लोगों के मामले में दखल मत दो। इसके साथ वो खामोश जी कांगड़े के पास से गुजरे और जी परिवार के पुराने निवास से बाहर निकल गए। जी कांगड़े की पत्नी फैंग क्यूई ने यह नाटक देखा। उसने फैंग जियाओनुआन की ओर उदासीनता से देखा। आप अपनी शादी की रात अपने आदमी को भी नहीं रख सकते, कचरा। फैंग जियाओनुआन ने अपना सिर झुकाया और फैंग क्यूई की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वो जानती थी कि यह महिला जी कांगड़े की पत्नी और जी लिंगचेन की भाभी थी। वो बुरी दिखने वाली नहीं थी और उसका स्वभाव भी अच्छा था, लेकिन वो बहुत अच्छी नहीं थी। फैंग जियाओनुआन मुस्कुराई और अपना हाथ हटा लिया। उसने उसे डांटने के लिए जी लिंगचेन के शब्दों का इस्तेमाल किया। आप दोनों जानते हैं कि इस शादी में क्या हो रहा है, इसलिए ज्यादा मांग न करें। अन्यथा, इससे पहले कि जी लिंगचेन अपनी बात से पीछे हटें, मैं पद छोड़ दूंगा। राजधानी में बहुत सारी अमीर और प्रसिद्ध महिलाएं थीं और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि कितने अन्य परिवार भी उतने ही अच्छे थे। फिर भी बूढ़े मास्टर जी ने उसे चुना था। फैंग जियाओनुआन को पता था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। इस शादी में जी परिवार जितना दे रहा था उससे कहीं अधिक था। फैंग क्यूई को उम्मीद नहीं थी कि फैंग जियाओनुआन इतना अहंकारी होगा। उसका चेहरा तमतमा रहा था। जैसे ही वो उसे डांटने वाली थी, उसने देखा कि फैंग जियाओनुआन अपने हाथों को ताली बजा रही थी और वापस अपने कमरे में चली गई थी। उसने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। वो उसे डांटने ही वाली थी। फैंग क्यूई हैरान था। वो अब और भी क्रोधित थी। इस बीच जी लिंगचेन अपने आवास पर चले गए। वो आमतौर पर स्पिरिट क्रीक विला में अकेले रहते थे और एक वर्ष में वो पुराने निवास पर जितनी बार गए थे, उसे उंगलियों पर गिना जा सकता था। जैसे ही उसने कार पार्क की, उसने विला के प्रवेश द्वार पर एक नशे में धुत महिला को बैठे देखा। महिला के हाथ में शराब की बोतल थी और उसकी नजर कार की हेडलाइट्स पर थी जो बंद नहीं हुई थी। जी लिंगचेन एक पल के लिए रुके और कार से बाहर निकले। तुम यहाँ क्यों हो? लिन रो ने उसे देखा और कुछ भी कहने से पहले उसके आंसू छलक पड़े। लिंगचेन, क्यों? आप उस महिला से शादी करने के लिए क्यों सहमत हुए? उसके आंसू मोतियों की तरह थे जो अपना धागा खो चुके थे, एक के बाद एक गिर रहे थे। जी लिंगचेन ने कहा, तुमने बहुत ज्यादा पी ली। मैंने बहुत ज्यादा नहीं पी, लिंगचेन। आप जानते हैं कि मैं आपके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें 15 वर्षों से पसंद करता हूँ। आपको अपने आसपास अन्य महिलाओं को रखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आपने चुपचाप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। मैंने सोचा था कि जो व्यक्ति तुमसे शादी करेगा वो निश्चित रूप से मैं ही होगी, लेकिन वो क्यों? आपने उस अजीब महिला फैंग जियाओनुआन से शादी क्यों की? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे छोटी हो? लिन रॉ दिल खोलकर रोई। जब से उसने सुना कि जी लिंगचेन शादी करने जा रही है, उसके पिता ने उसे घर में बंद कर दिया था। वो उसे केवल रात में ही बाहर जाने देता था। जी लिंगचेन ने चुपचाप उस महिला की ओर देखा जो सीढ़ियों पर रो रही थी। काफी देर के बाद आखिरकार उसने कर्कश आवाज में कहा, अगर तुम शांत हो तो चले जाओ। नहीं,
लिन रो लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लिंग चेन, तुम उस महिला से प्यार नहीं करते। मैं जानता हूं कि तुम उससे प्यार नहीं करते। मैं 15 वर्षों से आपके साथ हूं। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यदि आप वास्तव में उस महिला से प्यार करते तो आप यहां अकेले नहीं होते। जिस महिला को आपने स्पिरिट क्रीक विला में रहने दिया है उसे आपकी स्वीकृति प्राप्त है। लिंग चेन, क्या आप किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हैं जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे हैं? ये जी परिवार ही था जिसने आपको उस महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया था, है ना? जी लिंग चेन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उसे इस शादी के लिए मजबूर नहीं किया गया था। यह एक उचित और उचित आदान प्रदान था। अगर वह अपने पिता से जो चाहता था वह पाना चाहता था तो उसे फैंग शियानुआन से शादी करनी होगी। जी लिंगचेन ने कहा, तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली। मैं तुम्हें घर भेजने के लिए किसी को बुला लूंगा। जब लिन परिवार का कोई व्यक्ति वहां आया तो जी लिंगचेन ने विला का दरवाजा खोलने के लिए मुड़ने से पहले उन्हें लिन रो को कार में ले जाते हुए देखा। आज बहुत सारी चीजें घटी थी, अब उसे सिरदर्द होने लगा। साधारण स्नान करने के बाद उसने अपने पिता से प्राप्त दस्तावेजों को पलटा। वो नहीं जानता था कि इस जानकारी के लिए उसने एक अनजान लड़की से शादी करके सही काम किया है या नहीं। लेकिन जब उन्होंने इस शादी से फैंग परिवार को मिलने वाले लाभों के बारे में सोचा तो जी लिंगचेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए बस एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। अगली सुबह फैंग शियानुआन अकेले बड़े बिस्तर पर आराम से सोई जब तक कि एक नौकर ने दरवाजा खटखटाकर उसे नहीं जगाया। उसने अपनी आंखें मली, हाथ धोया और नीचे चली गई। फेंग क्यूई ने उसकी ओर देखा और मजाक में कहा, आप एक छोटे परिवार से आते हैं और आप किसी भी नियम से नहीं रहते हैं। आपने हाल ही में परिवार में शादी की है और आप पहले से ही सो रहे हैं, जिससे पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है। फैंग जियाओनुआन नाराज नहीं थे। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। अभी 7 भी नहीं बजे थे। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ जी, परिवार सबसे अनुशासित है। मुझे उनसे सीखना होगा। किसी कारण से फैंग शियानुआन बहुत आज्ञाकारी था। हालांकि फैंग क्यूई को अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी वो अपनी उंगली नहीं बता सकी कि यह क्या था। मुझे सच में समझ नहीं आता कि आप जैसे व्यक्ति ने जी परिवार में शादी कैसे कर ली। आप राउर से बहुत अलग हैं। जी कांगड़े ने खांसते हुए अपनी पत्नी को बात करना बंद करने का इशारा किया। जियानुआन अभी अभी जी परिवार में शामिल हुआ है। वो कई नियमों को नहीं समझती है। उसकी भाभी होने के नाते आप धीरे धीरे उसे ये सब सिखा सकती हैं। मेरे पास उसे पढ़ाने का समय नहीं है। फैंग क्यूई ने फैंग जियाओनुआन की ओर नहीं देखा जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। भविष्य में अगर कोई मेरे बेटे को ऐसी महिला से मिलवाएगा तो मैं उसके सामने आत्महत्या कर लूंगा। पर्याप्त। जी कांगड़े मूर्ख नहीं थे। वो जानता था कि फैंग क्यूई उस पत्नी से असंतुष्ट था जो उसने और उसके पिता ने जी लिंगचेन के लिए पाई थी। उसने एक लंबा चेहरा खींचा। आप केवल लिंगचेन की भाभी हैं। आपको लिंगचेन की शादी में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भविष्य में ऐसी बातें मत कहना। बूढ़े मास्टर जी धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े। इतनी सुबह सुबह आप किस बारे में बहस कर रहे हैं? आखिरकार अपने दूसरे बेटे की शादी का फैसला करने के बाद बूढ़े मास्टर जी का रंग रूप काफी बेहतर लग रहा था। वो मुख्य सीट पर बैठ गया और उसने जी लिंगचेन को नहीं देखा। उन्होंने पूछा, लिंगचेन कहाँ है? उसे रात के खाने के लिए नीचे आने के लिए कहो। फैंग जियाओनुआन ने अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी नहीं कहा, ऐसा दिखाते हुए कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। ये देखकर बटलर केवल इतना ही कह सका, बूढ़े मास्टर, युवा मास्टर कल रात चले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कंपनी में कुछ काम निपटाने हैं। क्या वो अपनी शादी की रात कंपनी में गया था? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसे जाने मत दो? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? बूढ़े मास्टर जी गुस्से में थे। फैंग क्यूई ने व्यंग्यपूर्वक कहा, जी लिंगचेन को शुरुआत से ही घर पर रहना पसंद नहीं है। अब चूंकि कमरे में एक ऐसी महिला है जिसे वो पसंद नहीं करता, स्वाभाविक रूप से वो बहुत दूर रहेगा। जी कांगड़े ने मेज पटक दी। चुप रहो। वो अपनी पत्नी के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने खाना बंद कर दिया और सीधे फैंग क्यूई को खींच लिया। बूढ़े मास्टर जी ने गुस्से में कहा, जी लिंगचेन को बुलाओ और उसे वापस आने के लिए कहो। बटलर ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ सर। जी कांगड़े ने फैंग क्यूई को वापस शयन कक्ष में खींच लिया। फैंग क्यूई, यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। आप फैंग जियाओनुआन के जी परिवार में शादी करने से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि आप केवल लिंगचेन की भाभी हैं। आपको लिंगचेन की शादी में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही अपनी छोटी छोटी योजनाओं से भी जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा लें। जी वेन भविष्य में जो भी करना चाहते हैं वो जी वेन का व्यवसाय है। लापरवाही से हस्तक्षेप न करें। आपका क्या मतलब है? मैंने क्या योजना बनाई है?
जी कांगड़े, आपसे मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। मुझे यह मत बताइए कि आप फैंग जियाओनुआन के बारे में अधिक सोचते हैं जो अभी अभी यहाँ आया है। फैंग क्यूई गुस्से में था। लिंगचेन को पत्नी दिलाने से आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि लिंगचेन को पत्नी बनाना झूठ है। आप फैंग जियाओनुआन को जी परिवार में शामिल करना चाहते थे ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। चुप रहो। जी कांगड़े ने दांत पीस लिए। उसने अपना हाथ उठाया और लगभग फैंग क्यूई के चेहरे पर मारा। वो इतना क्रोधित था कि उसकी सांसें भारी हो गईं। मुझे दोबारा ऐसा कुछ कहते हुए मत सुनने दो, अन्यथा आप परिणाम जानते हैं। जाते समय जी कांगड़े की पीठ को देखते हुए फैंग क्यूई इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी सांसें थम गईं। ये सब फैंग जियाओनुआन की गलती थी। उसकी अभी अभी जी परिवार में शादी हुई थी और वो पहले ही उसके पति के साथ झगड़े का कारण बन चुकी थी। आपदा, फुहर, मासूम फैंग जियाओनुआन, जिसे अभी अभी एक आपदा के रूप में लेबल किया गया था। जब वो जी लिंगचेन की वापसी का इंतजार करने के लिए बूढ़े मास्टर जी के साथ गई थी, तो वो झपकी ले रही थी। हालांकि जब तक वो इंतजार कर रही थी, उसने जी लिंगचेन को नहीं देखा। इसके बजाय उसने एक खूबसूरत महिला देखी। फैंग जियाओनुआन ने असमंजस में बूढ़े मास्टर जी को देखा और अपनी आंखों से पूछने की कोशिश की कि वो कौन है। बूढ़े मास्टर जी की अभिव्यक्ति भद्दी थी, लेकिन जी परिवार और लिन परिवार के बीच संबंधों ने उनके लिए लिन रॉ की ओर से आंखें मूंदना असंभव बना दिया था। वो केवल इतना ही कह सका, तुम यहाँ क्यों हो, राउल? जल्दी बैठ जाओ। रूएर, ये नाम थोड़ा परिचित लग रहा था। जब लिन रॉ ने घर में प्रवेश किया, तो सबसे पहले उसने फैंग जियाओनुआन को देखा, जो बूढ़े मास्टर जी के बगल में बैठा था। वो कई बार जी परिवार के घर गई थी, लेकिन उसने यहाँ फैंग जियाओनुआन जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं देखा था। उस स्थिति में वो केवल वही पत्नी हो सकती है जिससे जी लिंगचेन ने कल शादी की थी। लिन रॉ ने अपने दिल में दर्द सहा और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मैं यहाँ भाभी से मिलने आई हूँ। फैंग क्यूई खोज रहे हैं। मैं उसे बुलाने में आपकी मदद करने के लिए फैंग जियाओनुआन की मदद लूंगा। बूढ़े मास्टर जी चतुर व्यक्ति थे। लिन रॉ कई बार जी परिवार के घर आई थी, लेकिन उसने उसे कभी दूसरी मंजिल तक नहीं जाने दिया था। उसे केवल पहली मंजिल पर घूमने की अनुमति थी। अधिकांश जी परिवार दूसरी मंजिल पर रहते थे, इसलिए दूसरी मंजिल को एक निजी क्षेत्र माना जाता था। केवल जी परिवार के स्वीकृत सदस्य ही ऊपर जा सकते थे। इस प्रकार जब भी बूढ़े मास्टर जी बोलते थे, तो वह अपना रुख व्यक्त करने के लिए गोलमोल रास्ता अपनाते थे। फैंग जियाओनुआन को उसे बुलाने के लिए जाने देने का मतलब था कि फैंग जियाओनुआन को जी परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। फैंग जियाओनुआन ने ओल्ड मास्टर जी और लिन रॉ के बीच के माहौल को गहराई से महसूस किया। वो चतुराई से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है पिताजी। फिर मैं ऊपर जाऊंगा और भाभी को नीचे आने के लिए कहूंगा। जिस तरह से उसने उन्हें संबोधित किया, उससे बूढ़े मास्टर जी बेहद संतुष्ट हो गए। जारी रखें। जब फैंग जियाओनुआन ने फैंग क्यूई के दरवाजे पर दस्तक दी, तो फैंग क्यूई की आंखें अभी भी लाल थीं। फैंग शियानुआन ने ऐसा दिखावा किया कि उसने वो नहीं देखा। भाभी, राउर नाम का कोई व्यक्ति नीचे आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर कि लिन रॉ आए हैं, फैंग क्यूई की आंखें चमक उठी। जब उसने फैंग जियाओनुआन की शांत अभिव्यक्ति देखी, तो उसकी आंखों में आक्रोश की झलक दिखी। उसने जानबूझकर कहा, क्या ऐसा है? राउर को लिंगचेन की तलाश करनी चाहिए, है ना? वे दोनों थे। अरे देखो, मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? लिंगचेन पहले से ही शादीशुदा है। जो बीत गई सो बात गई। उसका मतलब क्या था? फैंग जियाओनुआन ने एक पल के लिए सोचा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लिन रॉ और जी लिंगचेन का अफेयर चल रहा था, लेकिन फैंग क्यूई ने उसे परेशान करने के लिए स्पष्ट रूप से ये कहा था। वो उसे वो नहीं मिलने दे सकती जो वो चाहती थी। ये सोचकर फैंग शियानुआन मुस्कुराए और सिर हिलाया। यह सही है। यदि रिश्ता नहीं चल पाया, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। इसे कहने का कोई अन्य तरीका नहीं है। फैंग क्यूई का दम घुट गया। एक अमित्र अभिव्यक्ति के साथ वो फैंग जियाओनुआन के पास से गुजरी और नीचे चली गई। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की और लिन राव से कहा, राउर, आप यहाँ लिंगचेन को देखने आए हैं, है ना? दुर्भाग्य से वो कल रात घर नहीं आए। लिन रॉ की नजर फैंग जियाओनुआन से फैंग क्यूई की ओर मुड़ गई। वो खड़ी हुई और बोली, भाभी, मैं यहाँ लिंगचेन की तलाश करने के लिए नहीं आई हूँ। और वो दोबारा बोलने से पहले एक पल के लिए रुकी। उसने शर्मिंदा होने का नाटक किया और अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे पता है कि लिंगचेन घर पर नहीं है। हम कल रात स्पिरिट क्रीक विला में थे। ये सुनकर बूढ़े मास्टर जी के चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा नहीं था कि वो जी लिंगचेन और लिन रॉ के रिश्ते के बारे में नहीं जानता था। हालांकि अगर जी लिंगचेन को वास्तव में लिन रॉ पसंद थी, तो उन्होंने बहुत पहले ही उससे शादी कर ली होती। उसने अब तक इंतजार नहीं किया होगा।
हालांकि लिन रो के शब्दों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वो कल रात जी लिंगचेन के साथ थी, जबकि उनकी नई बहू ने अपनी शादी की रात एक खाली कमरे में अकेले बिताई। ये स्पष्ट रूप से जी परिवार के चेहरे पर एक तमाचा था। उपस्थित सभी लोग जानते थे कि यह लिन राव ही फैंग जियाओनुआन को भड़का रही थी। तो क्या हुआ अगर फैंग जियाओनुआन ने जी लिंगचेन से शादी कर ली? जो व्यक्ति जी लिंगचेन के साथ उसकी शादी की रात गया था उसका नाम लिन रो था। दूसरी ओर जिसे वो उकसाने की कोशिश कर रही थी, वो चुपचाप सोफे पर बैठा था, जैसे कि इन सब बातों से उसका कोई लेना देना न हो। फैंग क्यूई भी सावधानी बरत सकता था और मुस्कुराते हुए कह सकता था, आप दोनों कल रात एक साथ थे, इसलिए आपको आज एक साथ वापस आना चाहिए था। ये लिंगचेन बच्चा वास्तव में कुछ है। इसमें छुपाने को क्या है? बूढ़े मास्टर जी की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। उसने गहरे भाव से गृहस्वामी से पूछा, जी लिंगचेन कहाँ है? मास्टर, दूसरे युवा मास्टर ने फोन का जवाब नहीं दिया। गृहस्वामी ने सावधानी से उत्तर दिया। उसी समय एक काली मेबैक सामने वाले आंगन में रुकी। जो आदमी कार से बाहर निकला उसके चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति थी। उनका फिगर लंबा और पतला था। उसने कार का दरवाजा बंद किया और पुराने आवास के लिविंग रूम में प्रवेश किया। बूढ़े मास्टर जी ने दरवाजे की ओर देखा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, उनकी बड़ी बहू फैंग क्यूई ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। आप कहाँ थे? अपने आप को देखो, आप कल रात राउल के साथ थे। तुम आज उसके साथ वापस क्यों नहीं आए? आप किससे छुप रहे हैं? जी लिंगचेन ने उसकी उपेक्षा की। उसने लिन रॉ की ओर देखा और फिर मासूम दिखने वाले फैंग जियाओनुआन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फैंग जियाओनुआन ने अपनी शिकायतें अपने तक ही रखी। हालांकि एक अमीर परिवार में शामिल होने से कई फायदे होते थे, लेकिन विवेक महज एक राहगीर बनकर रह गया था। अभी उसने कुछ किया भी नहीं था और उसका प्रेम प्रतिद्वंदी उसे उकसाने आ चुका था। ये फैंग क्यूई बहुत बुद्धिहीन थी। घर की नौकरानी, मेहमान को बाहर भेजो। जी लिंगचेन की शादी के पहले दिन वो और युवा मैडम अपनी मां को धूप अर्पित करना चाहते हैं। बाहरी लोगों का घर में रहना उचित नहीं है। बूढ़े मास्टर जी की अभिव्यक्ति अब और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने निर्देश दिए। फैंग क्यूई ने कहा, पिताजी, राउर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। वो कर सकती है। इससे पहले कि फैंग क्यूई अपनी बात समाप्त कर पाती, बूढ़े मास्टर जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम भी जी परिवार छोड़ना चाहोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नौकरानी, मेहमान को बाहर भेजो। जी श्रीमान। बटलर लिन रो के सामने आया और उसे जाने का इशारा किया। फैंग क्यूई बूढ़े मास्टर जी के शब्दों से डर गया था। जी परिवार में बूढ़े मास्टर जी का स्वभाव अटल था। अगर उसने कुछ और कहा तो हो सकता है कि वो सचमुच उसे भगा दे। इस प्रकार उसने लिन रो के बने रहने के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं की। वो केवल देख सकती थी जब बटलर उसे बाहर ले गया। लिन रो ने सीधे जी लिंगचेन की ओर देखा, मानो वो उसे रुकने देने के लिए कुछ कहना चाहता हो। हालांकि जी लिंगचेन ने कुछ नहीं कहा। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं, इसलिए वह निराश होकर ही जा सकी। थोड़ी देर में तुम्हें अपनी माँ के लिए धूप जलानी है। जाओ और कपड़े बदल लो। लिन रो के जाने के बाद बूढ़े मास्टर जी ने राहत की सांस ली और जी लिंगचेन और फैंग जियाओनुआन से बात की। दोनों अपने कपड़े बदलने के लिए ऊपर चले गए। जब वे फिर से अकेले थे, फैंग जियाओनुआन ने खुद को चेतावनी दी, अगर वो मुझे नाराज नहीं करता है तो मैं भी उसे नाराज नहीं करूंगी। अगर उसने मुझे ठेस पहुंचाई तो मैं उसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। जी लिंगचेन ने फैंग जियाओनुआन के साथ गलतफहमी को दूर नहीं किया था और उसने उसके प्रति अपनी घृणा बिल्कुल भी नहीं छिपाई थी। तुम्हारे दर्शन के बाद से मुझे लगता है कि यहाँ की हवा प्रदूषित हो गई है। फैंग शियानुआन ने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं केवल पृथ्वी पर ही रह सकता हूँ। आप अंतरिक्ष में क्यों नहीं रहते? मेरी उपस्थिति से आप असंतुष्ट न हो, उसने तुरंत उत्तर दिया। अपमान की बात आने पर वो कभी धैर्य नहीं रखती थी। जी लिंगचेन ने कहा, फैंग जियानुआन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। फैंग शियानुआन ने कहा, आप खुद को अंधा कर लेने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह तुम मुझे नहीं देख पाओगे। चूंकि जी लिंगचेन उसे पसंद नहीं करती थी और वो जी लिंगचेन को पसंद नहीं करती थी, तो उसे ये क्यों सहना चाहिए? फैंग जियानुआन ने यही निष्कर्ष निकाला था। हे, तो ये आपके असली रंग है। मैंने तुम्हें कमतर आंका। बोलते समय जी लिंगचेन के होठों पर व्यंग्य की मुद्रा बदल गई। दुर्भाग्य से यह अभी भी मेरा एक और नकली पक्ष है, क्योंकि आप मेरे असली रंग को देखने के लायक नहीं है, फैंग शियानुआन ने कहा और जी लिंगचेन की ओर देखा। बहुत अच्छा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, जी लिंगचेन ने धीरे से कहा। फैंग शियानुआन को थोड़ा असहज महसूस हुआ। जब जी लिंगचेन ने ऐसा कहा तो उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से गुस्से वाली थी। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इससे उसे ठंड का एहसास हुआ।
हालांकि फैन जियाओनुआन ने फिर भी निडर होने का नाटक किया और अपने डर को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं होने दिया। नौकर ने दरवाजा खटखटाया, पता चला कि बूढ़े मास्टर जी उन्हें दौड़ा रहे थे। फैन जियाओनुआन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी नजरें हटा लीं। अन्यथा अगर वो उसे देखती रही तो उसे डर था कि वो अपने अंदर महसूस किए गए डर के निशान को प्रकट कर देगी। हालांकि जी लिंगचेन ने सब कुछ देखा। आपका अभिनय सचमुच औसत दर्जे का है। जी लिंगचेन के चेहरे पर अभी भी फीकी मुस्कान थी और उनकी आवाज का लहजा समझना मुश्किल था। फैन जियाओनुआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कपड़े बदलने चला गया। जब उसने अपनी सास के लिए धूप जलाना समाप्त किया और अपने कमरे में लौटी तो फैन जियाओनुआन ने अचानक जी लिंगचेन को बुलाया। क्या अपन बात करें? क्यों? क्या आपके परिवार ने पहले ही आपसे मुझसे बात करने के लिए कहा था? जी लिंगचेन ने दिलचस्पी से पूछा। फैन जियाओनुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मेरा परिवार? जी लिंगचेन थोड़ा हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि फैन परिवार ने फैन जियाओनुआन को सामग्रियों के बारे में नहीं बताया हो? जी लिंगचेन ने मेज घुमाई और पूछा, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? सबसे पहले जब हम लौटेंगे तो तुम्हें मेरे साथ नाटक करना होगा। मेरे माता पिता को ये पता न चलने दे कि हमारी आपस में नहीं बनती। इससे उन्हें चिंता होगी। अगर मेरे माता पिता को पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं तो वे निश्चित रूप से मुझसे तलाक लेने के लिए कहेंगे। ये तुम्हारे पिता की इच्छा के विरुद्ध होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके पिता ने आपको शादी करने के लिए कैसे मजबूर किया। एक बार जब मैं तलाक के लिए बहस करूंगा तो मुझे लगता है कि आपके लिए कठिन समय होगा। दूसरा, आपकी भाभी के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। हम बाहर चले जाएंगे। यहाँ लगातार रहने से आपके परिवार में आंतरिक कलह और भी बदतर हो जाएंगे। बेशक अगर हम बाहर चले गए तो मुझे पता है कि आप रात को घर नहीं लौटेंगे। हालांकि भले ही आप वेश्यालय जाएं और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाएं, क्योंकि मैं अभी भी कागज पर आपकी पत्नी हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगी और आपको ले आऊंगी। इसके अलावा यदि आप बाहर चले गए तो आप मिस लिन के साथ निजी तौर पर जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपके लिए कवर भी करूंगा। संक्षेप में, ये दोनों समाधान हमारे लिए फायदेमंद हैं और जब तक आप सहमत हैं इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जी लिंगचेन ने अपनी पत्नी को आकार दिया और कहा, फैन शियानुआन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके लिए सहमत हो जाऊंगा? क्योंकि ये दोनों समाधान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या मुझे अब भी आपको इसके बारे में सोचने के लिए समय देने की जरूरत है? फैन जियानुआन ने जानबूझकर चीजों को फिर से घुमाया और बहुत आत्मविश्वास से बात की। जी लिंगचेन अचानक फैन जियानुआन के पास पहुंची और वो अवचेतन रूप से पीछे हट गई। बस सीधे कहो, चाहे तुम सहमत हो या नहीं, तुम मेरी ओर क्यों चल रहे हो? जी लिंगचेन ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, आप मेरे साथ बातचीत करने के लायक नहीं है। फैन जियानुआन ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों की ओर देखा। वो बहुत छोटी नहीं थी, लेकिन जी लिंगचेन के सामने वो थोड़ी छोटी लग रही थी। अगर आप सहमत नहीं हैं तो ठीक है, व्यक्तिगत हमले की कोई जरूरत नहीं है। ये पहली बार था जब जी लिंगचेन फैंग जियानुआन को जानने वाली मुस्कान दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुश था कि उसने बहस जीत ली है। यह एक सच्ची मुस्कान थी जिसने उसे थोड़ा खुश कर दिया। यह महसूस करने के बाद कि उसने क्या किया है, जी लिंगचेन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। वो हल्के से खांसा और अपना सूट जैकेट बाहर निकाला। गर्मियों के बीच में जैकेट पहनना, मैं तुम्हें गला दबाकर मार डालूंगा, मूर्ख। मैं तुम्हें अपनी बात कम कहने दूंगा, फैंग जियानुआन गुस्से से चिल्लाया। जब जी लिंगचेन घर से बाहर निकले तो उन्होंने बटलर को दरवाजे पर इंतजार करते देखा। युवा मास्टर को आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। अगर यह महत्वपूर्ण है तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। यदि यह महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जी लिंगचेन ने कहा। वो एक दुर्लभ अच्छे मूड में थे और उन्होंने कहा कि यह जानने से असंतोष पैदा होगा। वो दरवाजे से बाहर निकला और कार में बैठ गया। जब उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जैकेट को देखा तो वो अभी भी अच्छे मूड में लग रहा था। फिर उसने जो जैकेट पहनना था उसे एक तरफ फेंक दिया। जब बूढ़े मास्टर जी ने अपने ही बेटे की सटीक बातें सुनी तो वे क्रोधित हो गए। अविवाहित पुत्र, आप कभी भी मेरे लिए चीजें आसान नहीं बनाते। जी लिंगचेन किशोरावस्था से ही अकेले रह रहे थे। कुछ मामलों पर अपने अलग अलग विचारों के कारण पिता और पुत्र धीरे धीरे अलग हो गए थे। अपने अटल खून के रिश्ते के अलावा वे दोनों अजनबियों की जोड़ी की तरह थे। बटलर ने कहा, मास्टर शांत हो जाइए, ये सिर्फ युवा मास्टर का व्यक्तित्व है, हम कुछ नहीं कर सकते। जी लिंगचेन को पहले से ही अकेले रहने की आदत हो गई थी। उसे अपनी देखभाल के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं थी, न ही उसे परिवार की गर्मजोशी की आवश्यकता थी। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह, जो बचपन से ही अकेला रह रहा था, फिलहाल नहीं बदल सकता था।
इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। सबसे पहले तो मुझे उसे बाहर अकेले नहीं रहने देना चाहिए था। बूढ़े मास्टर जी ने गहरी आह भरी। वो पीछे मुड़ा और खिड़की से दृश्यों को देखने लगा। वो थोड़ा वीरान लग रहा था। बटलर ने कहा, मास्टर, अपने आप को दोष मत दो। उस समय जो हुआ उसके लिए आप दोषी नहीं हैं। जी लिंगचेन कंपनी में लौट आए। उनका सहायक तुरंत कार्यालय में दाखिल हुआ। सीईओ जी, आप काम पर वापस आने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या नवविवाहितों को हनीमून पर नहीं जाना चाहिए? जी लिंगचेन ने आगे कहा, क्या फैन परिवार से किसी ने आपसे संपर्क किया है? सहायक ने कहा, नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सचमुच फैन परिवार को खरीदना चाहते हो? जी लिंगचेन बहुत भ्रमित थे। उसे समझ नहीं आया कि फैन परिवार ने उससे संपर्क क्यों नहीं किया। क्या फैन परिवार को जी परिवार से सामग्री मांगने के लिए उसकी पहचान का उपयोग नहीं करना चाहिए? क्या फैन परिवार ने अन्य कंपनियों से कच्चा माल खरीदने के लिए हमारी कंपनी के नाम का उपयोग किया? यह एकमात्र आपातकालीन योजना थी जिसके बारे में जी लिंगचेन सोच सकते थे। सहायक ने अपना सिर हिलाया। सीईओ जी, मुझे लगता है मैं जानता हूं कि आप क्या जानना चाहते हैं। यही बात मैं भी आपको बताना चाहता हूं। फैन परिवार ने पिछले 2 दिनों में प्राप्त सभी नई परियोजनाएं वापस कर दी हैं। कुछ गलत है। क्या तुम्हें इसका कारण पता चला? फैन परिवार ने परियोजनाएं वापस कर दी थीं। जी लिंगचेन को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सहायक ने कहा, फैन परिवार ने जनता को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैंने लोगों से गुप्त रूप से कच्चे माल के स्रोत से संपर्क करने को कहा, लेकिन चेयरमैन फेंग ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। जी लिंगचेन ये पता लगाने में पूरी तरह असमर्थ थे कि फैन परिवार के इरादे क्या थे। जैसे ही वो अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, फैंग जियानुआन ने फोन किया। जी लिंगचेन को वास्तव में नहीं पता था कि यह नंबर फैंग शियानुआन का था। जब उसने अवचेतन रूप से कॉल उठाया और दुर्भावनापूर्ण अंकल सुना, तभी उसने उसकी आवाज पहचान ली। फैंग जियानुआन। संबोधन का ये रूप सुनकर जी लिंगचेन थोड़ा क्रोधित हुए। यह मैं हूं, चाचा, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम घर जाओ। उन्होंने कहा कि उन्हें आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है। चूंकि उसने पहले ही अपने असली रंग प्रकट कर दिए थे, इसलिए अब इसे वापस लेना उसके लिए थोड़ा पाखंड होगा। फैंग जियानुआन ने जी लिंगचेन को स्नेहपूर्ण संबोधन दिया, चाचा। उनके लहजे से साफ लग रहा था कि उन्हें संबोधन का ये रूप बहुत पसंद नहीं आया। जी लिंगचेन ने अपना फोन थामे रखा और अपना गुस्सा दबा दिया। फैंग जियानुआन, मुझे फिर से अंकल कहने का प्रयास करें। चाचा। फैंग जियानुआन अच्छे मूड में थे और उन्होंने तुरंत उन्हें फोन किया। अब आप मेरी बात सुनना शुरू कर रहे हैं। जी लिंगचेन ने दांत पीसते हुए हर शब्द का उच्चारण किया। अंकल, अंकल, आप इस बात से नाराज क्यों हैं कि मैंने आपको अंकल कहा? यदि हो सके तो वापस आ जाओ। फैंग जियानुआन का मूड बहुत अच्छा था। उसे इस बात का आनंद आया कि जी लिंगचेन उसे नापसंद करता था, लेकिन वो उसके साथ कुछ नहीं कर सका। जी लिंगचेन का एडम का सेब हिल गया। ये औरत सचमुच बहुत चालाक है। वो उसे घर जाने के लिए उकसाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया। जी लिंगचेन ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद फैंग जियानुआन ने फिर से फोन किया। मुझे बताओ, तुम किस बात पर नाराज हो? मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि आपने मुझे छोटा कहा, लेकिन आप इस बात से नाराज हैं कि मैंने आपको अंकल कहा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और आप अभी भी बहुत संकीर्ण सोच वाले हैं। अगर मैं तुम्हें अंकल कहूं तो तुम हार नहीं जाओगे, ठीक है अंकल? नमस्ते। जी लिंगचेन। उसने फिर फोन रख दिया। फैंग जियानुआन ने फोन स्क्रीन की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया, ओह, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। यह आदमी सचमुच संकीर्ण सोच वाला है। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें अंकल कहूं? मैं कॉल करना जारी रखूंगा। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाकर मार डालूंगा। इसके बाद फैंग जियानुआन ने गुस्से में कॉल की एक श्रृंखला शुरू कर दी। जी लिंगचेन ने तुरंत फोन रख दिया। वो दोबारा फोन करती तो कोई नहीं उठाता। उसने कॉल करना जारी रखा, लेकिन वो दूसरी कॉल के बीच में था। फैंग जियानुआन ने कहा, अरे, वो मुझे काली सूची में डाल रहा है। यह एहसास होने के बाद वो नीचे गई और जी लिंगचेन को कॉल करने के लिए लैंडलाइन उठाया। इस समय जी लिंगचेन एक बैठक करने वाले थे जब उन्होंने देखा कि घर बुला रहा था। उसने उसे उठाया और अपने कान से लगाया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ की आवाज वही परिचित आवाज थी जिसने उसे उत्तेजित कर दिया। अंकल, आपके पिता चाहते हैं कि आप किसी बहुत जरूरी काम के लिए वापस आएं। जल्दी वापस आओ अंकल। बीप बीप बीप। उसने फिर फोन रख दिया। कुछ देर बाद जी लिंगचेन का फोन फिर से बजा। जी लिंगचेन ने एक नजर डाली और तुरंत उसे उठा लिया। फैंग जियानुआन, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? जी लिंगचेन, आप अपनी पत्नी से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? बूढ़े मास्टर जी की आवाज गूंजी। वो अभी नीचे आया था और उसने अपनी बहू को देखा, जो अभी अभी घर में आई थी।
वो कॉल करने के लिए लिविंग रूम के फोन का उपयोग कर रही थी और जब वह पूछने के लिए ऊपर गया तो उसे पता चला कि फैंग जियानुआन जी लिंगचेन को बुला रहा था। वो उसकी खातिर ऐसा कर रही थी। फैंग जियानुआन ने कहा, पिताजी, मैंने सुना है कि आपको लिंगचेन से कुछ बात करनी है, इसलिए मैं चाहता था कि वह वापस आ जाए। बूढ़े मास्टर जी की नज़र फैंग जियानुआन की मासूम आंखों पर पड़ी और वो उसे थोड़ा और पसंद करने लगे। उसे वास्तव में जी लिंगचेन से कुछ कहना था। इस प्रकार बूढ़े मास्टर जी ने स्वयं जी लिंगचेन को बुलाने की पहल की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, जी लिंगचेन की तीखी आलोचना सुनने को मिलेगी। लिन राव के उकसाने के प्रयास के बारे में सोचकर बूढ़े मास्टर जी क्रोधित हो गए। जी लिंगचेन, आपके पास वापस आने और नुआन से माफी मांगने के लिए आधा घंटा है। बूढ़े मास्टर जी की जोरदार डांट से फैंग जियानुआन डर गई और वो सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गई। वो उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। अंकल ने वास्तव में बूढ़े मास्टर जी को ऐसा करने के लिए क्या कहा? वो नहीं जानती थी कि फोन के दूसरी ओर से क्या कहा गया था, लेकिन उसने देखा कि बूढ़े मास्टर जी ने गुस्से में फोन काट दिया था। उसने अपनी बहू से, जो डर से कांप रही थी, कहा, नुआन, चिंता मत करो। जब लिंगचेन वापस आएगा तो मैं उससे आपसे माफी मांगने के लिए कहूंगा। पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फैंग शियानुआन ने अपना सिर हिलाया और न तो दासत्वपूर्ण और न ही दबंग तरीके से कहा। आधे घंटे के भीतर जी लिंगचेन वास्तव में घर आ गए थे। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने फैंग जियानुआन को देखा, जो बूढ़े मास्टर जी के पीछे छिपा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे यह औरत जानबूझकर उसके पिता के सामने दयनीय व्यवहार कर रही